हेलो प्रोफेशनल्स, वेलकम इन लॉ विद फन, स्टडी लॉ विद अ साइड ऑफ स्वीटनेस। आज हमारी वीडियो लेक्चर सीरीज का 5th लेक्चर है। इसमें हम भारतीय न्याय संहिता 2023 का सेक्शन 23 से कवर करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने सेक्शन 22 तक कवर कर लिया था, इसमें जनरल एक्सेप्शंस के बारे में दिया हुआ था। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। तो गाइस, हमारा जो सेक्शन 23 है भारतीय न्याय संहिता 2023 का, वो क्या कहता है? सेक्शन 23 कहता है एक्ट ऑफ अ पर्सन इनकेपेबल ऑफ जजमेंट बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन कॉज्ड अगेंस्ट हिज विल। अब यहाँ पे एक लाइन आई है, इंटॉक्सिकेशन कॉज्ड अगेंस्ट हिज विल। तो उस लाइन को सबसे पहले हम देखते हैं। सेक्शन 23 हमारा, ठीक है। तो इसमें ठीक है, एक्ट ऑफ अ पर्सन इनकेपेबल ऑफ जजमेंट बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन कॉज्ड अगेंस्ट हिज विल। अब यहां पे ये जो आ रहा है अगेंस्ट हिज विल, सबसे पहले हम इसका मतलब समझ लेते हैं, क्योंकि ये 2-3 सेक्शंस में ये अप्लाई होने वाला है। अगेंस्ट हिज विल, अब इसका मतलब क्या होता है? अगेंस्ट हिज विल मतलब उसकी इच्छा के विरुद्ध, उसकी सहमति के बिना, ठीक है। अब इंटॉक्सिकेशन का मतलब क्या होता है? इंटॉक्सिकेशन का मतलब होता है कि किसी को किसी भी तरीके का इंटॉक्सिक चीज खिला देना, या फिर शराब पिला देना, या ड्रग्स पिला देना, कुछ भी ऐसा जिससे कि वो उसको नशा हो जाए और उसको खुद पे कंट्रोल ना रहे। उस इंटॉक्सिकेशन का मतलब वही होता है। अभी क्या क्या है? एक्ट ऑफ अ पर्सन इनकेपेबल ऑफ जजमेंट बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन कॉज्ड अगेंस्ट हिज विल, मतलब कोई भी पर्सन है, उसने कोई भी एक्ट किया हुआ है, ठीक है, जो कि इंटॉक्सिकेशन की कंडीशन में है, यानी कि नशे की हालत में है, और उसने अगर कोई भी एक्ट किया हुआ है, ठीक है, उसकी विल के बिना, तो उसको क्या कहा जाएगा? इसमें वो लायबल नहीं रहेगा पनिशमेंट के लिए। अब कैसा है, कैसे देख सकते हैं हम इसको? आगे पढ़ेंगे कि आगे क्या दिया हुआ है। नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन बाय अ पर्सन हु एट द टाइम ऑफ डूइंग इट बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट, or that he is doing what is either wrong or contrary to law, provided that the thing which is intoxicated him was administered to him without his knowledge or against his will। सीधा सीधा साफ साफ ये सेक्शन कह रहा है कि कोई भी पर्सन है कि उसने कोई भी एक्ट किया हुआ है जो कि लॉ के द्वारा अगेंस्ट है, ठीक है, कोई भी पनिशेबल है, कोई भी एक्ट जो उसने किया हुआ है, ठीक है, उस एक्ट के लिए वो लायबल नहीं रहेगा, उस एक्ट के लिए वो लायबल नहीं रहेगा, वो पनिशेबल नहीं रहेगा अगर वो इंटॉक्सिकेशन की कंडीशन में है और उसने जो किया है एक्ट वो उसकी विल के बिना, ठीक है। कैसा? रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन कॉज्ड अगेंस्ट हिज विल, कैसा? उसको शराब पिलाई गई है, उसको कोई भी नशा कराया गया है उसकी सहमति के बिना, उसको पता ही नहीं था कि हमको ये मिला के दे दिया जा रहा है, उसको पता ही नहीं था कि हमको ये ड्रग्स पिलाया जा रहा है, या कुछ भी उसकी सहमति के बिना वो कार्य, अगर वो कोई काम कर रहा है, इफ दैट पर्सन इज डूइंग एनी एक्ट अगेंस्ट हिज विल, मीन्स if a person is intoxicated against his will, that means he is not punishable under this law, he has not done any crime। साफ साफ ये सेक्शन कहता है, ठीक है। अब एक एग्जांपल के तौर पे, एग्जांपल के जरिए हम इसको देखते हैं कि क्या कहता है एग्जांपल। सपोज कीजिए ए पर्सन है, ठीक है, और बी पर्सन है, ये दोनों साथ में बैठे हुए हैं। ए पर्सन और बी पर्सन है, जो दोनों साथ में बैठे हुए हैं, ठीक। अब बी ने ए को ग्लास में शराब मिला के दे दी। ए को तो पता ही नहीं कि हमको शराब दी जा रही है, ठीक है, और बी ने ए को शराब मिला के दे दी। अब क्या हुआ कि जो ए है ये सी से बहुत चिढ़ता था। ए का सी के साथ अच्छे रिलेशंस नहीं थे, ए के सी के साथ लड़ाई झगड़ा होता रहता था, तो जो ए है ये सी से बहुत चिढ़ता था, ठीक है। अब क्या करता है कि जो बी है इसको शराब पिलाने के बाद इसको बहुत भड़काता है कि भाई बी, सी ने तुम्हारे बारे में ऐसा कहा था, सी ने ऐसा कहा था, सी ऐसा है, सी ऐसा कर रहा है, या कुछ भी। अब ए को आती है गुस्सा और बी बोलता है अरे अभी क्या है, अभी सी अकेला जा रहा है वहां से, तुम जाओ और मार दो उसको, कहानी खत्म हो जाएगी। तो ए नशे की हालत में जाता है, इंटॉक्सिकेशन की हालत में, और सी को वहां मार देता है। तो अब ये जो सी है ये यहाँ पर मर गया, तो मतलब क्या है भाई? ऐसा थोड़ी ना है कि ए ने इसको मारा है, ए इसके लिए पनिशेबल है, नहीं। क्यों? क्योंकि बी ने इसको क्या किया? पहले शराब पिलाई, उसके बाद शराब पिलाने के बाद इसको इंटॉक्सिकेशन की हालत में, इसको तो पता नहीं था कि भाई हमारे क्या कंडीशन है, हम हालत में है नहीं है इस चीज़ की, या नशे में है कुछ भी, तो ए को तो पता नहीं था। बी ने उसको वहाँ भड़काया, बी ने उसको नशे की हालत में क्या किया?
नशे की हालत में करके इसको पता भी नहीं था, इसने नशा भी कर लिया, उसने जाकर उसको मार दिया, तो ये लायबल थोड़ी ना रहेगा उसके लिए। ठीक है, अब क्या है 24 देखते हैं। Offense requiring a particular intent or knowledge committed by one who is intoxication। अब क्या है, कोई भी एक्ट है, कोई भी कमीशन है, अगर उसको किया जा रहा है जिसके लिए बहुत नॉलेज की जरूरत पड़ती है। ठीक है, क्या है, नॉलेज की जरूरत पड़ती है। अगर कोई भी पर्सन ने कोई भी ऑफेंस किया है, क्या है, ऑफेंस रिक्वायरिंग अ पर्टिकुलर इंटेंट और नॉलेज कमिटेड बाय वन हु इज इंटॉक्सिकेशन। कोई भी ऑफेंस है जिसमें क्या एक पर्टिकुलर नॉलेज रिक्वायर्ड रहता है। ठीक है, कोई भी नॉलेज के बिना वो ऑफेंस करा ही नहीं जा सकता उसमें। और जब पर्सन अगर इंटॉक्सिकेटेड है तो उस सिचुएशन में क्या होगा, आगे देखते हैं। इन केसेस वेयर एन एक्ट डन इज नॉट एन ऑफेंस अनलेस done with a particular knowledge or intent, a person who does the act in a state of intoxication shall be liable to be dealt with as if he had the same knowledge as he would have been if he had not been intoxicated, unless the thing which intoxicated him was administered to him without his knowledge or against his will। अब साफ साफ फिर से ये आखिरी लाइन में इस सेक्शन में भी क्या है कि जो उसको शराब पिलाई गई, जो भी उसको नशा कराया गया, अगर उसकी विल के बिना उसको कराया गया है, ठीक है, तो उसमें वो नहीं रहेगा पनिशेबल। अब क्या है, इसमें साफ साफ है कि कोई भी एक्ट है जिसमें पर्टिकुलर नॉलेज दी हुई रहती है, नॉलेज की जरूरत पड़ती है, बिना नॉलेज के वो एक्ट करा ही नहीं जा सकता, और कोई पर्सन उसको कर रहा है ओके। और अगर इंटॉक्सिकेशन की कंडीशन में वो पर्सन अगर कर रहा है कोई भी एक्ट, ठीक है, जिसमें कि इंटेंट नॉलेज की जरूरत पड़ती है, तो लायबल नहीं रहेगा पनिशमेंट के लिए। अब क्या है इसमें, अनलेस ही डोंट हैव इंटेंट, क्या दिया है, शैल बी लायबल डीप, ये ऑफेंस अनलेस डन विद अ पर्टिकुलर नॉलेज और इंटेंट, अ पर्सन who done the act in a state of intoxication। अब क्या है, पर्टिकुलर नॉलेज और इंटेंट। अब इसमें क्या दिया हुआ है कि एक जो वर्ड है उसको हम ध्यान से देखते हैं कि क्या है, इंटेंट। ये जो वर्ड है ना, ये जो वर्ड है, इस वर्ड को बहुत ही ज्यादा ध्यान से देख लेना। ये वर्ड को मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, इंटेंशन। इंटेंशन लॉ की दुनिया में ये वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी एक्ट किसी पर्सन ने किया हुआ है, उसके पीछे दो चीजें देखी जाएंगी, मोटिव, इंटेंशन। इंटेंशन का मतलब क्या है कि उसका करने का, उसको इंटेंशन क्या था, उसका मोटिव क्या था उस एक्ट को करने के लिए, वो चाहता क्या था। अगर देखिए, अगर किसी पर्सन ने कोई भी एक्ट किया हुआ है और उस एक्ट के पीछे उस पर्सन का इंटेंशन नहीं था, उस पर्सन का इंटेंशन नहीं था कि ये करना है, तो फिर वो लायबल नहीं रहेगा पनिशमेंट की। लॉ में इंटेंशन बहुत ही काम का साबित होता है दोस्तों। इसको याद करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि किसी भी क्राइम में सबसे फर्स्ट थिंग देखी जाती है इंटेंशन। किसी भी क्राइम को प्रूव करने के लिए सबसे फर्स्ट चीज देखी जाती है इंटेंशन, कि उस पर्सन का इंटेंशन क्या था while doing the crime, while doing the act, whether the intention of the person is that only to do that act or something else, or maybe he is going from there and the act caused and he is punishable for that act। मतलब कि कोई पर्सन है, जैसे कहीं से जा रहा है, ठीक है, कोई पर्सन है कहीं से जा रहा है और कहीं पे कोई क्राइम हो जाता है, ठीक है। अब जैसे वहां पे मर्डर हो रहा है, वो पर्सन खड़ा होकर वहां देखा, उसने देख लिया वो मर्डर, तो भाई अपन को क्या पता है, अपन जैसे बोल रहे हैं कि वो पनिशेबल, वो पहले पुलिस ने उसको देखा, कैमरे में आया तो पुलिस ने उसको लेके आई, ठीक है। तो वहां पे क्या देखा जाएगा सबसे पहले कि इंटेंशन की, क्या वो पर्सन का इंटेंशन था क्या वहां मारने का, कि वो खड़ा हुआ था सिंपली। भाई हमें तो वो ऑन स्पॉट पे वो पर्सन दिखा तो हमने मान लिया कि भाई हो सकता है उसने वो मिला हुआ हो उस क्राइम में, नहीं ना, वो कैसे मिला हो सकता है जबकि उसका तो कोई इंटेंशन ही नहीं था। बस इसमें एक चीज देखी जाएगी, इंटेंशन। कोई भी क्राइम में अगर कोई भी क्राइम हो रहा है, कोई भी एक्ट हो रहा है, तो लॉ में उसको पहले उस एक्ट का इंटेंशन देखा जाएगा, उस पर्सन का इंटेंशन देखा जाएगा जिसने वो एक्ट किया है, कि सही में उसको दिमाग में था कि हमें ये एक्ट करना है, कि सही में वो एक्ट करने के लिए ही आया हुआ था, ठीक है। So must remember this word intention. Now section 25 क्या कहता है,
act not intended and not known to be likely to cause death or grievous hurt done by a consent। अब क्या है इसमें, वही इंटेंडेड इंटेंशन की बात आ रही है। अब इसको आगे पढ़ते हैं, क्या दिया है, नथिंग विच इज नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ और अ ग्रीवियस हर्ट एंड विच इज नॉट नोन बाय द डूअर टू बी लाइकली टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट इज एन ऑफेंस बाय अ रीजन ऑफ एनी हार्म विच इट मे कॉज और बी intended by the doer to cause to any person above 18 years of age who has given consent, whether express or implied, to suffer that harm, or by reason of any harm which it may be known by the doer to be likely to cause to any such person who has consented to take the risk of that harm। अब देखिए क्या दिया है इसमें, act not intended and not known to be likely to cause death or a grievous hurt done by a consent। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है 25 वाले सेक्शन में कि कोई भी एक्ट है अगर वो कोई भी एक्ट है, ठीक है, अगर वो किया जा रहा है, कोई भी एक्ट किया जा रहा है और किसी पर्सन के कंसेंट से वो एक्ट किया जा रहा है, डन बाय कंसेंट, कोई भी एक्ट किसी पर्सन की कंसेंट से किया जा रहा है और अपन को ये नहीं पता है कि भाई उस एक्ट से हो सकता है उसकी डेथ हो जाए, अपन को ये नहीं पता है कि भाई उसकी डेथ हो जाएगी, ठीक है, नहीं, अपन कोई एक्ट कर रहे हैं उस पर्सन की कंसेंट के साथ कर रहे हैं, लेकिन अपना ये इंटेंशन नहीं है कि उसको वो मर जाए या उसको कोई हर्ट हो जाए या कुछ भी हो जाए, बस अपन उसकी कंसेंट से वो एक्ट कर रहे हैं। तो इन दी केस अगर कोई अफेंस बोल सकते हैं या फिर कोई एक्ट बोल सकते हैं या फिर कोई एक्सीडेंट बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं जो कि हो गया उस एक्ट के जरिए, तो उसके लिए वो पर्सन लायबल नहीं रहेगा जिसने वो एक्ट किया। क्यों? क्योंकि उसने उस दूसरे सामने वाले पर्सन से कंसेंट से उसको किया है। अब इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं, थोड़ा इजी पड़ेगा हमारे लिए। सपोज कीजिए ए पर्सन है, ठीक है, और बी है, ठीक है। अब बी का प्लॉट है, ये बी का प्लॉट है, ठीक है, इसके इस साइड पे ए का प्लॉट है, ठीक है। अब ये जो है ये खंबा है, ठीक, खंबा है। अब क्या होता है कि ए जो है ये ए बी से कंसेंट में लेता है कि भाई हमारा जो प्लॉट है यहाँ पे हमको बिजली की ज़रूरत है, ठीक, बिजली की ज़रूरत है और हमको नीचे से तार लेके आना है, ऐसा ज़मीन पे या फिर कहीं से भी तार लेके आना है हमको यहाँ पे हमारे प्लॉट के लिए, ठीक है। अब क्या होता है कि बी तो यहाँ पे कंसेंट दे देता है कि हाँ भाई ठीक है ले आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बी ने, ए ने तो कंसेंट दे दी, ये ठीक है, ये बी ने कंसेंट दे दी इनको कि हाँ ठीक है आप ले आओ, ये आपके प्लॉट पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब क्या होता है कि ये जो वायर है ना, ये वायर जो है इनके जो गार्डन होता है, गार्डन के यहाँ से साइड से जा रहा है। अब बी क्या करता है, बी पानी डाल रहा होता है पेड़ों में अपने और ये वायर वहीं से जा रहा होता है, तो पानी उस वायर में पड़ के और बी को शॉक लग जाता है, बी और खत्म हो जाता है, वहां पे बी मर जाता है वहां पे। तो हम क्या ये कहेंगे कि भाई इसमें एक पनिशेबल हो सकता है क्योंकि उसने तो कोई एक ऑफेंस किया, उसने उसके कारण बी मरा है, उसके कारण ये बी मरा हुआ है। तो ऐसा बोल सकते हैं हम कि भाई ए ने जो है वो ऑफेंस किया है? नहीं। क्यों? क्योंकि उसने जो एक्ट किया हुआ था वो बी के कंसेंट से किया हुआ था और उसने बी की कंसेंट से वो एक्ट किया हुआ था और उसका कोई इंटेंशन नहीं था इसमें कि भाई हमको उसको हर्ट कॉज करना है, उसकी डेथ कॉज करनी है या कुछ भी करना है, कोई इंटेंशन नहीं। वो तो भाई साफ साफ अपना वायर यहाँ पे लेके जा रहा था, अब उसमें बी की ये अपने उसकी डेथ हो जाती है बी की, तो इसमें थोड़ी ना लायबल है क्योंकि बी ने भी तो कंसेंट दी थी ना कि भाई हाँ ठीक है तुम ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये साफ साफ इतना क्लियर है, सेक्शन बहुत ईजी है। अब सेक्शन 26 देखते हैं हम। एक्ट नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ डन बाय अ कंसेंट इन अ गुड फेथ फॉर अ पर्सन्स बेनिफिट। अब देखिए उस पर्सन की बेनिफिट के लिए कोई एक्ट किया जा रहा है, उसमें कोई इंटेंशन नहीं था कि भाई हमारा ये इंटेंशन हो कि हम उसका डेथ कॉज करना है, हमको उसको मारना है हमको, इसलिए हम वो एक्ट कर रहे हैं। ऐसा कोई इंटेंशन अगर वो नहीं होगा हमारे कोई एक्ट में तो हम लायबल नहीं रहेंगे पनिशमेंट के लिए। इसको आगे पढ़ते हैं, क्या दिया है। नथिंग विच इज not intended to cause death is an offense by a reason of any harm which it may cause or be intended by the doer to cause or be known by the doer to be likely to cause to any person
for whose benefit it is done in a good faith and who has given a consent whether expressively or implied to suffer that harm or to take the risk of that harm. क्या दिया हुआ है कि कोई भी एक्ट किसी पर्सन ने किया हुआ है, ठीक है, सामने वाले के बेनिफिट के लिए, क्या, गुड फेथ फॉर अ पर्सन्स बेनिफिट, यानी कि मैं कोई भी एक्ट कर रहा हूं सामने वाले के बेनिफिट के लिए, तो मैंने जो एक्ट किया उसके बेनिफिट के लिए, मुझे तो नहीं पता कि मेरी जो इस एक्ट से वो इंसान मर जाएगा या उस इंसान को कुछ इंजरी कॉज हो जाएगी या कुछ भी हो जाएगा, मुझे ये बात का नहीं पता था। मैंने तो कोई एक्ट किया, वो भी उसके बेनिफिट के लिए वो एक्ट किया, ठीक है। तो उस एक्ट में मैं अगर उसको कुछ हो जाता है तो मैं उसके लिए लायबल नहीं रहूंगा पनिशमेंट के लिए, बस साफ साफ ये सेक्शन कहता है। अब इसमें इलस्ट्रेशन देखते हैं क्या है। A surgeon knowing that a particular operation is likely to cause the death of Z, who suffers under the painful complaint but not intending to cause Z's death and intending in a good faith, Z's benefit performs that operation on Z, Z's consent, A has committed no offense. अब देखिए क्या कहता है ये सेक्शन 26 वाला कि मान लीजिए H है, Z है, ठीक है, Z जो है वो पेशेंट है, H जो है वो डॉक्टर है, ठीक है। अब Z को सीरियस ब्रेन ट्यूमर है, ठीक है, Z को सीरियस ब्रेन ट्यूमर है और अगर इसका ऑपरेशन नहीं होता है तो मे बी ये मर जाएगा, और ऑपरेशन होता भी है तो ये फाइनल नहीं है कि ऑपरेशन में सक्सीड हो जाए और वो बच जाए। अब दोनों केस हैं भाई, हो सकता है ऑपरेशन के बाद ये इंसान बच जाए और हो सकता है ऑपरेशन होने के बाद ये इंसान मर जाए, ऑपरेशन सक्सेस ना हो। तो क्या करता है कि एच जो है इनकी परमिशन लेता है कि भाई ऐसी सी बात है और मैं आपका ऑपरेशन करता हूं और अगर सक्सेस नहीं होता है तो आप मर जाते हैं, तो इसमें मैं लायबल नहीं रहूंगा। और भाई जेड इसकी परमिशन दे देता है कि हाँ ठीक है, वैसे तो परेशान है ही, ठीक है, हो सकता है बच जाए, जेड इसकी परमिशन दे देता है। अब जो एच है ये उसका ऑपरेशन कंडक्ट करता है और अगर इन केस Z की डेथ हो जाती है, Z की डेथ हो जाती है तो क्या होता है, क्या ये कहेंगे हम कि H उसके लिए लायबल है, H उसके लिए पनिशेबल है, H ने Z को मार दिया, ऐसा हम बोल सकते हैं क्या? नहीं ना। क्यों नहीं बोल सकते हैं ऐसा हम? क्यों? क्योंकि H ने गुड फेथ में Z का ऑपरेशन किया। H का इंटेंशन नहीं था कि Z को मुझे मारना है या Z मर जाए या Z के साथ कुछ भी हो जाए। H जो है इसकी जान बचा रहा था ऐसा डॉक्टर, और H ने इसका ऑपरेशन किया। अब इसमें इन दी केस Z मर गया तो इसमें H की थोड़ी ना गलती है, H ने तो इसकी कंसेंट ली थी और Z को भी पता था कि भाई हाँ हो सकता है कि मेरे ऑपरेशन के दौरान मैं मर जाऊं। उसके बाद Z ने कंसेंट दी और H ने इसका ऑपरेशन किया। अब भाई इसमें Z मर जाता है तो इसमें H नहीं लायबल रहेगा पनिशमेंट के लिए, उसने कोई क्राइम नहीं किया है क्योंकि उसने गुड फेथ में इसका ऑपरेशन किया था, गुड फेथ में एक्ट किया था और इसकी कंसेंट के साथ किया था। ठीक है, अब 27 सेक्शन देखते हैं हम। एक्ट डन इन अ गुड फेथ फॉर अ बेनिफिट ऑफ अ चाइल्ड और अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड बाय और बाय कंसेंट ऑफ गार्डियन। अब स्टूडेंट्स, अब सेक्शन 27 है। सेक्शन 27 में एक बात हमको ध्यान रखनी पड़ेगी और लगभग सारे सेक्शंस में हमको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि कोई भी एक्ट है, ठीक है, शायद मैंने पहले भी आपको बताया होगा कि अगर वो पर्सन अनसाउंड माइंड का है, अगर वो पर्सन अनसाउंड माइंड का है और अगर कोई भी एक्ट है, ठीक है, कोई भी एक्ट है अगर उसके बेनिफिट के लिए करा जा रहा है या फिर कोई एक्ट है जो उसके द्वारा किया जा रहा है तो उसके लिए वो लायबल नहीं रहेगा। और अगर अपन कोई एक्ट कर रहे हैं उस अनसाउंड माइंड पर्सन के लिए तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, उसका जो गार्डियन है उससे कंसेंट लेना पड़ेगा। अब क्या होता है जनरली इन दी केस अगर कोई पर्सन है वो अनसाउंड माइंड का है तो उसके गार्डियन रहते हैं। पहला गार्डियन तो कौन होता है, एक तो पेरेंट्स हो सकते हैं, ओके, और रिलेटिव्स हो सकते हैं, ठीक है। देन द सेकंड हो जाता है अपॉइंटेड बाय द कोर्ट, लीगल गार्डियन, ठीक है। तो क्या है, गार्डियन दो टाइप के होते हैं अनसाउंड माइंड पर्सन्स के लिए, एक पेरेंट्स और रिलेटिव्स होते हैं, एक अपॉइंटेड बाय द कोर्ट। अगर पेरेंट्स और रिलेटिव्स नहीं है उस किसी के
ओके और पता ही भी नहीं है कि भाई ये तो अनसाउंड माइंड पर्सन है, हो सकता है कोई पागल इंसान हो, अब वो बता ही ना पा रहा हो, कोई गूंगा इंसान हो कि भाई मेरे पेरेंट्स कौन है, मेरे रिलेटिव्स कौन है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, उसकी जो प्रॉपर्टी है उसका देखभाल करने के लिए एक लीगल गार्जियन अपॉइंट कर दिया जाएगा जो कि उसकी प्रॉपर्टी का उसका देखभाल करेगा 18 ईयर्स की एज तक, जब तक कि वो मैच्योर नहीं हो जाता। ठीक है, तो इस सेक्शन में क्या दिया है कि कोई भी एक्ट है, अगर अपन कोई अनसाउंड माइंड पर्संस के बेनिफिट के लिए कोई एक्ट कर रहे हैं अपन, ठीक है, उसकी गार्जियन की कंसेंट से, तो वो कोई ऑफेंस नहीं कहलाएगा। अब इसमें आगे देखते हैं क्या है, नथिंग विच इज डन इन अ गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ अ पर्सन अंडर 12 years of age or person of a unsound mind by or by consent either expressively or implied of the guardian or other person having lawful charge of that person is an offense by reason of any harm which it may cause or be intended by the doer to cause or be known by the doer to be likely to cause to that person, provided that the exception shall not intended to the intention caused to death। अब देखिए इसको हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम आगे देख लेते हैं कि आगे क्या दिया हुआ है। सेक्शन 27 क्या कहता है कि कोई भी एक्ट है गुड फेथ में अगर वो किया जा रहा है किसी पर्सन के अनसाउंड माइंड वाले पर्सन के लिए, और उसमें हमारा कोई इंटेंशन नहीं है कि उसकी डेथ कॉज हो जाए या कुछ भी हो जाए, इसका हमें कोई इंटेंशन नहीं है, हम गुड फेथ में उसके लिए कोई एक्ट कर रहे हैं उसकी गार्जियन की परमिशन से, तो उसमें कोई पनिशेबल नहीं रहेंगे हम, अनलेस अब क्या होता है कि कोई भी सेक्शन हो उसमें एक्सेप्शंस दिए हुए रहते हैं, कुछ एक्सेप्शंस कि भाई यहाँ पे ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा, in the case you will not get the relief of this section which are क्या दिया हुआ है आगे देखते हैं, the intentional causing of death or to be attempting to cause death। अब भाई पर्सन अनसाउंड माइंड का है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम उसकी गार्जियन से परमिशन लेके तुम उसको मार डालोगे, नहीं, कोई भी इंटेंशन है उसकी डेथ कॉज करने का, ये इसमें अप्लाई नहीं होगा कि आपने उसको मार दिया और उसके बाद आप कह रहे हैं कि हमने उसकी गार्जियन से परमिशन ली थी, नहीं। अब क्या है, the doing of anything which the person doing it known to be likely to cause death or any person other than the preventing of death or grievous hurt or curing of any grievous disease or infirmity। अब क्या है, कोई भी एक्ट है जिसको हमें पता है कि इस एक्ट को करने से उसकी डेथ हो जानी है, ठीक है, अनलेस उसको कोई ग्रीवियस इंजरी ना हो, कोई ऐसा एक्ट ना हो जिसको करना बहुत ही जरूरी हो उसके लिए, और जब तक कि हम वो एक्ट नहीं करेंगे, और अगर हम वो एक्ट करते हैं जहां पे उसकी जान भी जा सकती है और उस कोई नेसेसरी भी नहीं है वो एक्ट करना, तो उसके लिए हम लायबल रहेंगे और ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं रहेगा। हाँ, जब अगर उसको कोई इंजरी है, अगर वो किसी भी बीमारी से है सफ़र कर रहा है, और अगर इन दी केस उसका ये इलाज नहीं करते, उसका ये ऑपरेशन नहीं करते, तो हो सकता है उसकी डेथ हो जाए, तो उस कंडीशन में उसका हम इलाज करेंगे या वो एक्ट करेंगे। अब उसके बाद अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसमें पर्सन लायबल नहीं रहेगा। सी वाला क्या कहता है, दी वॉलेंटरली कॉजिंग अ ग्रीवियस हर्ट और टू बी अटेम्प्टिंग टू कॉज ग्रीवियस हर्ट अनलेस इट इज टू बी पर्पस ऑफ प्रिवेंटिंग डेथ और ग्रीवियस हर्ट और द क्यूरिंग ऑफ द ग्रीवियस डिसीज और इन्फर्मिटी। साफ साफ ये भी वही कह रहा है, ठीक। डी में क्या है, द अबेटमेंट ऑफ एनी ऑफेंस टू बी कमिटिंग ऑफ विच ऑफेंस इट वुड नॉट एक्सटेंड। ठीक है, क्या है, अगर कोई पर्सन है अनसाउंड माइंड पर्सन है, अनसाउंड माइंड का, अब हम अगर ये सोचें कि जो कोई भी पर्सन है अनसाउंड माइंड वाला, उसने कोई भी एक्ट किया है तो उसके लिए वो पनिशमेंट नहीं रहेगा क्योंकि उसमें कोई दिमाग ही नहीं है, ठीक है। अगर हम ये सोचें और हम उसको अबेट करें कि हाँ तुम सही कह रहे हो, तुम जाके इसको मार दो, या ये लो गन, उसका दिमाग बच्चों वाला है, ये लो गन, उसको जाके मार दो, और हम सोचें कि भाई हमारा काम भी हो गया है और वो मार भी देगा उसको, उसके ऊपर कुछ क्राइम भी नहीं होगा, वो ऑफेंस भी नहीं किया, कुछ एक्ट भी नहीं किया उसने, तो ये गलत है। अगर हम कोई पर्सन है अनसाउंड माइंड वाला और उसको अबेट कर रहे हैं कि कोई भी एक्ट करने के लिए, कोई भी एक्ट जिससे कि ग्रीवियस हर्ट हो या कुछ भी हो, तो उस कंडीशन में हम पनिशेबल रहेंगे। इस सेक्शन के जरिए हमें रिलीफ नहीं मिलेगा। 28 सेक्शन क्या दिया हुआ है, 28 सेक्शन पढ़ते हैं क्या है, कंसेंट नोन टू बी गिवन अंडर फियर और मिसकंसेप्शन। A consent is not such a consent as it intended by any section of this संहिता। आगे देखते हैं हम क्या दिया हुआ है। If the consent is given by a person under the fear of injury or under the misconception of fact, and if the person doing the act known or has reason to believe that the consent was given in consequence of such fear and misconception। अब साफ साफ देखते हैं सेक्शन 28 क्या दिया हुआ है। कोई भी एक्ट है
उसको अगर फियर में किया गया है, अगर फियर में कोई भी एक्ट किया गया, डर के मारे कोई एक्ट किया गया है, तो वो पर एक्ट क्या है, अगर किसी चीज की कंडीशन कंसेंट जो है किसी चीज की, अगर वो किस में दी हुई है, फियर या मिसकंसेप्शन में। अब जैसे कि इसके पहले वाले हमने सेक्शंस में पढ़ा हुआ था कि जैसे अनसाउंड माइंड के जो गार्जियन है उनको कंसेंट देनी है, या कोई भी पर्सन है कोई भी एक्ट कर रहा है, उसको पता है कि उससे ग्रीवियस हर्ट हो सकता है, लेकिन हम उस पर्सन ने उसकी कंसेंट दे दी कि हाँ ठीक है ऐसा कर लेते हैं। लेकिन if that consent is given in the fear and misconception, then that consent will not be called as a consent given by a person for that act। मतलब कि कोई भी कंसेंट अगर डरा के धमका के कोई भी कंसेंट अगर ली गई है या कोई भी कंसेंट अगर दी गई है, तो वो कंसेंट वहां पे मान्य नहीं होगी। इसमें आगे क्या दिया हुआ है, यही है कि इफ द कंसेंट इज गिवन बाय अ पर्सन अंडर फियर ऑफ इंजुरी। अब भाई कि भाई हम तुम्हें मार देंगे या हम तुम्हारे घर वालों के साथ ऐसा कर देंगे अगर तुमने हमें कंसेंट नहीं दी है काम करने के लिए, तो इसमें ये जो है पर्सन है जिसने डरा धमका के कंसेंट ली है वो पनिशेबल रहेगा, उस सेक्शन के जरिए उसको रिलीफ नहीं मिलेगा। अब क्या है सेकंड वाले में, इफ द कंसेंट इज गिवन बाय अ पर्सन who from unsoundness of mind or intoxication is unable to understand the nature of the consequence of that to which he gives his consent। अब सेम है, कोई पर्सन है जिसने नशे की हालत में कंसेंट दिया हुआ है, या अनसाउंड माइंड पर्सन है जिसने कि अनसाउंड माइंड की कंडीशन में अपना कंसेंट दिया हुआ है, तो वो लायबल नहीं रहेगा। और वो जो है जिस पर्सन ने वो एक्ट किया हुआ है वो इन सेक्शंस के जरिए लायबल, इन सेक्शंस के जरिए रिलीफ उसको नहीं मिलेगा। कौन से सेक्शन 24, 25, 26 ये जो दिए हुए हैं 24, 25, 26, 27 इन पे वो रिलीफ नहीं पा सकता। सी वाला क्या कहता है, अनलेस द कॉन्ट्ररी अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट इफ द कंसेंट इज गिवन बाय अ पर्सन हु इज अंडर 12 इयर्स ऑफ एज। ये भी मान्य नहीं रहेगा जो पर्सन है उसने 12 साल से कम उम्र का बच्चा जो होता है वो मैच्योर नहीं कहलाता है, ये हमको पता है, ठीक है। एनफोर्सेबल बाय लॉ, वो लॉ के द्वारा बाउंड भी नहीं रहता है, ठीक है। नाबालिग बच्चा कहलाता है वो। तो अगर 12 ईयर्स से कम का बच्चा कोई भी एक्ट करता है, कोई भी कंसेंट देता है अपनी, तो उसकी कंसेंट मान्य नहीं रहेगी। अब 29 सेक्शन क्या कहता है, एक्सक्लूजन ऑफ द एक्ट विच आर ऑफेंसेस इंडिपेंडेंटली ऑफ हार्म कॉज्ड। और इसमें क्या है, द एक्सेप्शंस इन सेक्शन 25, 26, 27 do not extend to act which are offenses independently or any harm which they may cause or be intended to cause or be known to be likely to cause to the person giving the consent or on whose behalf the consent is given। अब क्या कह रहा है कि the exceptions of section 25, 26, 27 do not extend to act, मतलब कि जो 25, 26, 27 के जो exceptions हैं उन acts पे अप्लाई नहीं होंगे जो कि अलग से ही offense हैं अपने में, जो कि अलग से ही अपने में ही offense हैं, उन पे ये जो अप्लाई नहीं होंगे। अब इसका हम illustration देखते हैं, उससे में ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। क्या दिया हुआ है कि causing miscarriage unless caused in good faith for the person of saving the life of that woman is offense independently of any harm which it may cause or be intended to cause to the woman, therefore it is not an offense by reason of such harm and the consent of a woman or her guardian to the causing of such miscarriage does not justify the act। अब इसमें क्या दिया हुआ है, कोई भी जैसे मिसकैरेज है, अब हमें पता है कि मिसकैरेज करना अपने में ही एक अलग से क्राइम है, ठीक है। और अगर कोई भी वुमेन है, कोई भी पर्सन है, अगर किसी वुमेन का मिसकैरेज वो करवाता है, ठीक है, उसकी कंसेंट के बिना या फिर उसकी कंसेंट से ही वो मिसकैरेज करवाती है, जब तक कि उसको कोई हेल्थ इशू ना हो, जब तक कि उसको कोई हेल्थ प्रॉब्लम ना हो, जब तक कि उसका जो मिसकैरेज होना बहुत ज़रूरी हो, वरना उसकी जान को खतरा हो सकता है। इन दी केस अगर वो अपना मिसकैरेज कराती है कि उसको कोई खतरा नहीं है और उसके घर वाले उसका मिसकैरेज कराते हैं या वही खुद करवाती है, तो उन कंडीशन में वो एक ऑफेंस होगा और वो इन सेक्शंस के जरिए उसको रिलीफ नहीं मिलेगा, भले ही वो अपनी कंसेंट के साथ करा रही हो। हम आगे वाले सेक्शंस में पढ़ेंगे, सेक्शन 89 से दिया हुआ है इस ऑफेंस अगेंस्ट दी वुमेन में, 89, 90, 91, 92 ऐसे दिए हुए हैं, हम आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। तो अभी ये साफ साफ इतना क्लियर है हमारे लिए कि अगर कोई भी एक्ट है वो अपने में ही क्राइम है, तो उसके अंडर में ये सेक्शंस के जरिए रिलीफ नहीं मिल सकता। कौन से, सेक्शन 25, 26, 27 के जो एक्सेप्शंस हैं उनके जरिए इनको रिलीफ नहीं मिल सकता। तो गाइस आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन 30 से कवर करेंगे। ऐसे हमारी वीडियो देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।